हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट के साथ भी और ट्रिक के साथ भी। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। और सिंधु घाटी का समय काल क्या है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। आगे बात करें तो यह सभ्यता सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। और इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आगे बात करें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व ये उत्तर वैदिक काल है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। और वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जिसका विकास आर्यों ने किया था। आगे बात करें वैदिक सभ्यता के मूल निवासी की, तो यहाँ के जो मूल निवासी थे वह मध्य एशिया के थे। ये किसने कहा? तो यह मैक्स मूलर नामक इतिहासकार ने कहा कि जो मूल निवासी थे वैदिक सभ्यता के, वे मध्य एशिया के थे। वे सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बसे। जो मूल निवासी थे मध्य एशिया के, वे सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आए और वे सिंधु नदी के किनारे निवास करने लगे और वहीं से वैदिक सभ्यता के विकास देखने को मिलता है। आगे बात करें तो इस सभ्यता के लोगों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी, और हम जानते हैं कि जो वेद की भाषा है वह भी संस्कृत है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। यहाँ की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की सबसे पहले हम राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कई इकाइयों में बटी हुई थी, जिसमें सबसे छोटी इकाई जो थी उसे हम कुल कहते हैं, जिसका जो मुखिया होता था वह कुलपति या कुलप होता था। और ये कुल बहुत सारे कुल मिलके ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। और ये बहुत सारे ग्राम मिलके विश्व का निर्माण करते थे, और इसका जो मुखिया होते थे विश्वपति होते थे। और बहुत सारे विश्व मिलके जन का निर्माण करते थे, जिनका मुखिया राजन होता था। और बहुत सारे जन मिलके एक राष्ट्र का निर्माण करते थे, जिसका जो मुखिया जो मेन आदमी होता था वह राजा होता था, किंग होता था। और यह ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी। जो प्रशासनिक इकाई है ऋग्वैदिक काल की, उसकी सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी, जिसका मुखिया राजा था। अब आगे बात करें ऋग्वैदिक काल की जो प्रशासनिक इकाई थी, ये इतनी बड़ी थी, इसमें कुल देखने को मिलते हैं, ग्राम देखने को मिलते हैं, विश्व मिलते हैं, जन मिलते हैं, राष्ट्र मिलते हैं। इतनी बड़ी इकाई है। इतनी बड़ी इकाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए अधिकारी भी होते होंगे। तो अब चलिए हम ऋग्वैदिक काल के अधिकारियों के बारे में जानते हैं। अब आगे बात करें इस सभ्यता के अधिकारियों की, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है धार्मिक अधिकारी की, जिन्हें पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित दो तरीके के देखने को मिलते हैं इस सभ्यता में, एक रूढ़िवादी कंजर्वेटिव और एक उदारवादी मॉडरेट। रूढ़िवादी में वशिष्ठ जो थे वशिष्ठ पुरोहित देखने को मिलते हैं, और उदारवादी में विश्वामित्र देखने को मिलते हैं। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जिसका उल्लेख वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और हम जानते हैं गायत्री मंत्र का प्रयोग सूर्य देवता सावित्री की उपासना के लिए किया जाता है, और अनार्यों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो अगला अधिकारी है गुप्तचर। वहाँ गुप्तचर देखने को मिलते थे, जिन्हें अस्पष्ट कहा जाता था। दुर्गपति देखने को मिलते थे। दुर्गपति उन्हें बोलते हैं जो किले वगैरह की सुरक्षा करते हैं, तो हमें दुर्गपति देखने को मिलते थे, जिन्हें पूरब कहा जाता था। हमें चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी देखने को मिलता था, जिन्हें वाजपति कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था, और चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी पशुपालन से ही संबंधित अधिकारी था, जिन्हें वाजपति कहा जाता था। आगे बात करें तो यहाँ हमें पुलिस और अपराधी पकड़ने वाले अधिकारी देखने को मिलते हैं, जिन्हें उग्र कहा जाता था। यहाँ हमें सूत, रथकार, कमादी और अन्य बहुत प्रकार के अधिकारी देखने को मिलते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या 12 होती थी। इनके अलावा हमें 12 प्रकार के अलग अधिकारी देखने को मिलते हैं, जिन्हें एक साथ हम लोग रत्नी के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करें तो आगे है कुछ इंपॉर्टेंट बात वैदिक सभ्यता की, ऋग्वैदिक काल की। इसमें क्या है तो यहाँ का जो इस सभ्यता का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था और सैनिक होता था। पुरोहित और सैनिक इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। यहाँ पे हमें इस सभ्यता से हमें न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ हमें इस सभ्यता में न्यायिक अधिकारी देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमने इस सभ्यता के अधिकारियों के बारे में बात कर लिया, लेकिन इस सभ्यता को सही तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए
कुछ संस्थाएं भी तो होंगी। तो अब उन संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। संस्थाओं के बारे में बात करें तो यहाँ हमें सभा एवं समिति देखने को मिलती है। इस सभ्यता में हमें सभा एवं समिति देखने को मिलती है और यह समिति राजा को सलाह देने के काम करती थी। राजा को सलाह देने के लिए ही सभा एवं समिति बनाया गया था। बात करें तो जो सभा होता था वह श्रेष्ठ लोगों की संस्था होता था और जो समिति होता था वह सामान्य लोगों की संस्था होता था। जैसे आज की अगर हम बात करें तो हम सभा को राज्यसभा के तौर पे समझ सकते हैं, उसे भी हम लोग श्रेष्ठ लोगों की सभा कहते हैं। आगे बात करें समिति की तो आज की हम लोकसभा से समिति को समझ सकते हैं। तो ये राज्यसभा हो गया आज का, ये लोकसभा हो गया। तो उस समय सभा और समिति थी। अब आगे बात करें तो समिति का जो अध्यक्ष होता था, समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था, उसे ईशान कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात इस सभ्यता की कि स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। इससे हमें यह पता चलता है कि जो वैदिक सभ्यता है, इसमें जो ऋग वैदिक काल है, इसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्हें सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था। अब बात करें ऋग वैदिक काल की तो इसकी जो शासन इकाई बहुत बड़ी थी, इसको चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारी थे, संस्था थी। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी सभ्यता में युद्ध भी देखने को मिलते ही होंगे। तो यहाँ हमें कुछ युद्ध के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो युद्ध के बारे में क्या जानकारियाँ मिलती हैं? तो युद्ध के लिए इस सभ्यता में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज, सर्च फॉर काउस। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर गायों की खोज युद्ध से कैसे संबंधित है सर? गायों की खोज युद्ध से कैसे रिलेटेड है सर? तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसके जो मूल निवासी थे वह मध्य एशिया से आए थे और यह बात हमें मैक्स मुलर नामक इतिहासकार से पता चलता है। तो बात करें तो ये है मध्य एशिया और ये है आपका पंजाब और अफगानिस्तान वाला इलाका, जहाँ से वैदिक सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। यहाँ मध्य एशिया है तो यहाँ के निवासियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ के लोग इधर आना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन है तो यहाँ के लोगों का भी क्या होगा? पशुपालन। पशुपालन। अब यहाँ बात करें तो जब मध्य एशिया से जब इस और निवासी आए तो ये एक ही बार नहीं आए आर्य लोग, ये धीरे धीरे करके आए, समुदाय में आए, टुकड़ों में आए। अब यहाँ से आर्य लोग क्या किए? यहाँ आना शुरू किए। तो यहाँ एक टुकड़ा आया, एक समुदाय आया, यहाँ फिर एक समुदाय आया, एक समुदाय आया, एक समुदाय आया, इस तरीके से समुदाय में आए। अब ये समुदाय में आए, ये अपना समूह, इसका अपना समूह है, इसका अपना समूह है, इसका अपना समूह है, इसका अपना समूह है। तो इन लोगों के बीच जब किसी तरीके का लड़ाई होगा, युद्ध होगा, तो किस चीज के लिए होगा? तो इन लोग के पास संपत्ति के रूप में था क्या? इनका मुख्य व्यवसाय तो पशुपालन है, तो संपत्ति के रूप में क्या होगा? पशु होगा। इनके पास संपत्ति क्या होगा? पशु होगा। तो जब भी लड़ाइयाँ होती है तो संपत्ति वगैरह के लिए लड़ाइयाँ होती है, तो इसके लिए किसके लिए लड़ाई करेगा? ये लोग पशु के लिए लड़ाई करेगा। तो पशु के लिए लड़ाई करेगा तो हमें पता है कि जो आर्य लोगों की जो पवित्र पशु है वो क्या है? गाय है। गाय है। तो जब हमें युद्ध कर रहे हैं, जब ये लोग युद्ध कर रहे हैं तो पशु के लिए युद्ध कर रहे हैं, पशु पवित्र गाय है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उस समय के लोगों ने युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया और गविष्टि का मतलब हो गया गायों की खोज। तब आगे बात करें तो हमें एक युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है 10 राज युद्ध, बैटल ऑफ द 10 किंग्स। 10 राज युद्ध को हम 10 राजाओं का युद्ध समझ सकते हैं, 10 कबीले का युद्ध समझ सकते हैं और 10 जन का युद्ध समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं तो जो 10 राज युद्ध है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के 7वें मंडल में यह बताया गया है कि जो 10 राज युद्ध है, जो 10 जनों के बीच का जो युद्ध है, जो 10 राजाओं के बीच का जो युद्ध है, और उसनी नदी के तट पर देखने को मिलता है जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। किनके बीच? भरत नामक समुदाय के बीच और 10 जनों के बीच, इसलिए इसे 10 राज युद्ध कहते हैं। तो भरत नाम का एक समुदाय और एक तरफ 10 जन, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें भरत नामक समुदाय जीतता है और भरत नामक समुदाय का जो राजा होता है वो सूदास होता है। तो इसी युद्ध की चर्चा हमें 10 राज युद्ध में देखने को मिलती है जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का जो ऋग्वैदिक काल है
उसके युद्ध को भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जानकारियां जानेंगे, सोशल इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि उस समय क्या क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या क्या समाज में होता था, वहाँ के धर्म के बारे में जानेंगे, किस तरह के धर्म थे, किस तरह के देवता की पूजा होती थी, और हम वहाँ के जीवन शैली के बारे में जानेंगे कि उस सभ्यता के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, वे मनोरंजन के लिए क्या करते थे, उनका क्या क्या कार्य होता था। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।